अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और अब तक जो मुज़ाकरात की प्रोग्रेस है वो बड़ा स्मूथली जा रहे हैं। और जैसे कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है $3 अरब का, इसका दूसरा और ये आखिरी रिव्यू है। और जो अभी इशारे मिल रहे हैं, आई थिंक ये किसी के लिए हैरान को नहीं होना चाहिए कि जब ये मुज़ाकरात कंक्लूड होंगे तो उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा और पाकिस्तान को कभी इम्कान है कि $1.1 अरब की जो किस्त है वो मिल जाएगी। लेकिन शहबाज, मेरे लिए इसमें बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करते हैं। जो स्ट्राइकिंग बात है, आम तौर पर IMF की जो भी शराइत होते हैं, जो भी मुतालबात होते हैं, पब्लिकली परसेप्शन यही है कि वो अवाम पर बोझ डालने के हवाले से होते हैं। वो बिजली की कीमतों में इजाफा हो, वो टैक्सेस लगाने का मामला हो। लेकिन इन मुज़ाकरात के अंदर इंटरेस्टिंगली IMF ने इस बात पर एतराज़ किया और वो खुश नहीं है कि जो गवर्नमेंट है या जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने मार्च में जो ₹7 फी यूनिट फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद पर अवाम से जो उनको चार्ज किया है, इस पर वो खुश नहीं है। कहते हैं ये आपने अवाम के साथ ज्यादती की है। तो IMF टू द कॉन्ट्ररी पाकिस्तानी अवाम का सोचने लग पड़ी है। देखिए, ओवरऑल ये बात हम हमेशा करते रहे कि IMF की जो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन होती है वो वक्ती तौर पर तो हमें बुरी लग रही होती है। लॉन्गर टर्म में जिन ममालिक ने IMF के प्रोग्राम को लिया, इम्प्लीमेंट किया और वो ग्रेजुएट करके उनकी इकोनॉमीज में बेहतरी है, लोगों की लाइफ में भी जो है वो कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं। शॉर्ट टर्म में वो चीज़ें बुरी लग रही होती हैं। अब मसला ये होता है कि जो भी हुकूमतें वक्त होती है वो ऐसी पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन लेके जाती है IMF के पास जो उनके लिए इंप्लीमेंट करना समहाउ इजी होता है, या उन क्लासेस के ऊपर बोझ पड़ता है जो शोर तो डालते हैं लेकिन उनके शोर की उस तरीके से अहमियत नहीं या उतनी उनकी भारी आवाज नहीं होती कि जो सुन सके और जो पावर कॉरिडोर्स को हिला सके। अब ये इशू मैं खैर बाद में डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन चले आपने इसको छेड़ दिया तो पहले इस पे स्टार्ट में ही बात कर लेते हैं। ये जो मार्च में इन्होंने बिजली की कीमतों में इजाफा किया, ₹7 फी यूनिट, ₹7.05 फी यूनिट इन्होंने इजाफा किया। और ये जनवरी की जो आपकी बिजली की कंजम्पशन थी उसकी जो रिकवरी है इन्होंने मार्च में की। अब इसके ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और ये नेपरा डिटरमिन ये कंपनीज पिटिशन करती हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उसके बाद नेपरा उसके ऊपर हेयरिंग करके अलाउ करता है। तो कंपनीज तकरीबन को ₹7.30 के करीब उन्होंने मांगा था इंक्रीज। नेपरा ने भी थोड़ा सा नाराजगी का इजहार किया, लेकिन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बात करके उन्होंने ₹7.05 फी यूनिट उसमें इजाफे की मंजूरी दे दी। ये जब चीजें पावर सेक्टर का जब रिव्यू हुआ इन ऑनगोइंग टॉक्स, तो उसमें IMF ने इसको हाईलाइट किया कि इतना बड़ा इंक्रीज आपने कैसे कर दिया, इसकी क्या वजूहत, उन्होंने जस्टिफिकेशन मांगी हुकूमत पाकिस्तान से। और जो जस्टिफिकेशन दी गई कि देखें, हमारा जो ओरिजिनल हमारा ख्याल ये था कि सर्दियों में हम जो इंपोर्टेड फ्यूल इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोकल गैस इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लोकल गैस हम नहीं फराहम कर सके, जिसकी वजह से हमें इंपोर्टेड जो फ्यूल है वो इस्तेमाल करके बिजली पैदा करनी पड़ी, तो जिसकी वजह से ये इंक्रीज है। ये एक बहुत ही एक बड़ा इशू है। लगता ये है कि कोई भी जो हुकूमत होती है उसमें जितनी मर्जी वो बातें करते रहे, उनके दिल में अवाम का दर्द इस तरीके से नहीं। यहाँ पे सारे का सारा मसला लॉबीज को अकोमोडेट करने का, यहाँ पे सारा से सारा मसला जो है इनकी इनएफिशिएंसीज का है। अब जो गैस, सस्ती गैस जिससे ₹14 जो हमारी लोकल गैस है, कुछ ₹14 फी यूनिट से भी कम उसकी पैदावारी लागत है अगर उसे गैस से आप बिजली बनाते हैं। वो गैस इन्होंने सब्सिडाइज गैस इन्होंने जो खाद बनाने वाले कारखाने उनको दी, वहां से उनको सब्सिडाइज गैस देके जो खाद बनी उस पर या तो किसान को फायदा, तो उनको भी इतना को फायदा नहीं हुआ, और जो खाद बनाने वाले कारखाने थे उनके मुनाफा में बेतहाशा इजाफा हुआ। इन्होंने क्या किया कि जो इन्होंने बिजली इस्तेमाल की जनवरी में, अब ये केयर टेकर जिनको कहा जाता है कि बड़ी अच्छी गवर्नमेंट थी, और इन्होंने LNG का इस्तेमाल किया, इन्होंने हाई स्पीड डीजल का इस्तेमाल किया, इन्होंने इंपोर्टेड जो है आपकी दूसरे फर्नेस ऑयल उसका इस्तेमाल किया। अब उसकी पैदावारी लागत क्या थी, जो आपका LNG था उसकी कॉस्ट को तकरीबन ₹24 फी यूनिट के ऊपर बिजली बनी। फर्नेस ऑयल की मेरा ख्याल ये इसकी जो लागत है कि ₹35 फी यूनिट, और जो डीजल था ₹45 फी यूनिट के ऊपर बिजली बनी। जब क्यूमुलेटिवली इन्होंने सारा अपना हिसाब किया, जो बेस लाइन थी, बेस लाइन से इनकी जो प्राइस इंक्रीज आया वो ₹7 फी यूनिट आया। तो बहरहाल इन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश तो की, अब जो इंक्रीज होना था वो हो चुका। तो मजबूरी हमारी वैसे ही है, जो सर्कुलर डेट है बिजली की कीमतों में
कॉस्ट तो गवर्नमेंट ने रिकवर करनी है, लेकिन ये वो यहाँ पर मामलात है कि जहां पर अवाम को कम से कम रिलीफ तो नहीं कि उन पर कम बोझ डाला जा सकता था अगर आप थोड़े से कॉम्पिटेंट होते। तो अगेन ये पॉइंट फर्दर री इन्फोर्स करता है इस बात को कि ये कहना कि ये केयर टेकर जो होते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, आई थिंक ये भी इस चीज को एक्सपोज करता है। अब चलें, ये तो यहां पर तो IMF ने अवाम के भले की बात की है, बट ओवरऑल जो अभी तक मुज़ाकरात स्मूथ चल रहे हैं उसमें अगेन जो नई गवर्नमेंट है वो ये इंडिकेशन दे रही है कि वो स्टेडली जो बिजली की कीमतें हैं उसमें वो इजाफा करते रहेंगे। तो लॉन्ग टर्म इस तरह से कोई या इमीडिएटली कोई रिलीफ आवाम को मिलता नजर नहीं आ रहा। तो बिजली के हवाले से क्या डिस्कशन हुई है कीमतों के हवाले से? देखें, सारिफीन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। जो इनका रिव्यू इन्होंने किया पावर सेक्टर का, उसमें IMF ने इनसे पूछा है कि आपका क्या प्लान है आगे बिजली कीमतों में इजाफा करने का। जो एनुअल बेस टैरिफ, बेसिकली इजाफे का नहीं कहते, वो कहते हैं कि आपने एनुअल टैरिफ एडजस्टमेंट करनी है, वो वक्त पे करनी है। ये उनका बुनियादी पॉइंट होता है। तो हमारे जो हालात हैं पावर सेक्टर के, वो हमेशा इंक्रीज की तरफ ही जाते हैं, रिलीफ की तो बहुत कम बात होती है। बड़ा रेयर होता है कि कि आपको मंथली जो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट है उसमें को आपको थोड़ी बहुत वहां से कुछ सेविंग हो जाती है और कुछ चंद पैसे समटाइम्स होता है, वो कंज्यूमर को बेनिफिट हो जाता है। बट अगर आप ट्रेंड देखें पिछले 2-3 साल का, तो एनुअल बेस टैरिफ इंक्रीज आ रहा है कुछ 7 से 8 रुपए फी यूनिट। तो इस दफा भी इन्होंने IMF को इन्होंने यकीन दहानी पाकिस्तान ने करवा दी है कि जून जुलाई में जो बिजली की कीमतों में इजाफा होगा वो हम वक्त पे कर देंगे। और IMF का इस पर सवाल यह था कि कितना इंक्रीज होगा, तो इन्होंने उनको जो एक्सप्लेनेशन दी है एनर्जी की मिनिस्ट्री ने कि अभी तो पिटीशन जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने फाइल की हैं, नेपरा इसकी हियरिंग करेगा और बाय एंड ऑफ अप्रैल, अगले महीने के आखिर तक ये पता चल जाएगा कि अवाम के ऊपर इस दफ़ा कितना बोझ पड़ता है बिजली की कीमतों में इजाफे का। ये अच्छा खासा इंक्रीज हो सकता है अगर माजी के ट्रेंड्स को देखा जाए। 2-3 चीज़ें इसके अंदर डिटर्मिनिंग फैक्टर्स होंगे। एक तो ये कि उनकी पिटीशन में क्या है। मैं एक नंबर तो मेरे जहन में आ रहा है जो मुझे किसी सोर्स ने बताया, बहुत ही इनिशियल नंबर है, इसको आप इतना कोई ऑथेंटिक नंबर नहीं कह सकते। कम से कम 4 से 5 रुपए फी यूनिट तो इंक्रीज आएगा। अब डिपेंड करता है नेपरा कितना लॉ करता है। फिर दूसरे जो 2 और फैक्टर्स होते हैं कि अगले साल में IMF इनको कितना लॉ करता है सर्कुलर डेट का लेवल, उसमें अगर कमी की बात होती है तो इंक्रीज ज्यादा होगा। अभी जो भी इसका जून 30 का लेवल होगा उसमें इजाफे की बात होगी तो और लेवल होगा। हुकूमत बजट में सब्सिडी कितनी देगी वो डिटरमिन करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स को जहन में रखे, जो अगला बड़ा इंक्रीज बिजली की कीमतों में आएगा वो आपका आएगा जून जुलाई के पीरियड में। और ये उस वक्त होगा जब आपको पता है गर्मियों में वैसे ही एक तो लोड शेडिंग का तो मसला आता ही, उसके साथ कंजम्पशन बढ़ती है तो बिल भी बढ़ जाता है। अभी जो 7 रुपए फी यूनिट आया है वो इस महीने के बिलों में लग के आ गया, मेरे खुद बिल में लग गया तो मैंने उसको पे भी किया है। तो ये वन ऑफ होता है, आपको इतना फील नहीं होता फिर भी, क्योंकि इस कंजम्पशन लेवल थोड़ा सा कम होता है। बहुत सारे लोगों के लिए अभी भी ये बहुत ज्यादा ही, चाहे वो 1 माह के लिए था, लेकिन जो एनुअल होता है वो फिर आपकी कॉस्ट के अंदर बिल्ड हो जाता है। तो पावर प्राइस वो फिर जो बेस है वो इंक्रीज अच्छी खासी हो जाती है। उसके साथ ही दूसरी एश्योरेंस इन्होंने IMF को ये दी है कि इसका जो है आपका कुछ 210 अरब रुपया माजी की कुछ रिकवरीज पेंडिंग पड़ी हुई है, वो भी IMF को यकीन दिला दिया गया है कि जो अप्रैल की एडजस्टमेंट्स आएंगी उसमें वो भी अवाम से रिकवर कर लिया जाएगा। अवाम से रिकवर किया जाए, सी बात है, अवाम से रिकवर इन्होंने करना है, इन्होंने कहां से रिकवर करना है। तो लेकिन एक और जो इशू है कामरान, एक जो इसका रिवर्सल भी हो गया है, बल्कि उससे रिवर्सल से भी पहले जो सर्कुलर डेट में एक प्रॉब्लम आ रहा है। अब इन्होंने जितनी भी बिजली की कीमतों में इजाफा किया उसके बावजूद जो सर्कुलर डेट है उसमें कमी नहीं हो रही। जो 30 जून 2023 का लेवल था वो 2310 अरब रुपए का था। कमिटमेंट हमारी IMF को ये है कि हम इसको इसी लेवल के ऊपर मेंटेन रखेंगे। अभी की सूरत हाल ये है कि पहले 6 माह में इन्होंने फ्लो कुछ ऐसा दिखाया हुआ कि पहले 9 माह में उसमें इंक्रीज आएगा, फिर आखिरी क्वार्टर में उसको वो जीरो कर देंगे जो विद द रिलीज ऑफ दी सब्सिडीज। अभी IMF इनको ये कह रहा है कि आपका 6 माह में हो चुका 378 अरब रुपए का इंक्रीज। ऑल्दो ये नंबर्स IMF से एग्रीड है, ये मार्च के आखिर तक हो जाएगा तकरीबन 545 अरब रुपया। उनका ये कहना है कि इसके अंदर एक जो बड़ा कंपोनेंट है वो है उसका जो आपके बिलों की लेस रिकवरी होती है उसका इंपैक्ट कितना आएगा, वो डिटरमिन करेगा कि सर्कुलर डेट का जो इन्होंने कमिटमेंट एनुअल की हुई है वो अचीव कर भी पाते हैं या नहीं। पहले जो 7 माह है इस माली साल के, उसमें जो लॉसेज आए हैं उसकी वजह से लेस जो रिकवरी हुई है बिजली के बिलों की वो तकरीबन 200 अरब रुपया है। एनुअल इनकी कमिटमेंट है कि हम इसमें 263 अरब रुपए से ज्यादा इजाफा नहीं होने देंगे। ये इसके बावजूद है कि इन्होंने एक
कैंपेन शुरू की हुई है एंटी थेफ्ट की, बिजली चोरी की जो रोकथाम उसके खिलाफ, उसमें आर्मी को भी इन्वॉल्व किया हुआ है। उसके बावजूद 200 अरब रुपए ऑलरेडी लॉसेस हो चुके हैं बिजली के बिलों की कम रिकवरी की वजह से। तो इसका मतलब है कि कोई भी एफर्ट जो है, ये जो भी स्टेप्स हैं वो कारगर साबित नहीं हो रहे। अब इसमें एक और इसी हवाले से हमने डिस्कस भी किया था कि, और आपने भी हैरानी का इजहार किया था कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उसके हवाले से पहले तो जो SIFC का फैसला था कि इनको प्राइवेटाइज किया जाएगा या इनकी जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर को दी जाएगी। लेकिन जो इनिशियल इजलास चेयर किए शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, उन्होंने कहा कि इसका कंट्रोल हम सूबों को दे देंगे। लेकिन अब एक दफ़ा फिर गवर्नमेंट ने सुना है कि यू टर्न ले लिया है और अब प्राइवेटाइजेशन या जो उनकी मैनेजमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए गवर्नमेंट जो है वो तैयारी कर रही है। मुझे इजराय ने बताया कि इस पर काफ़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हुई है IMF के साथ जब इनकी मुलाकात हुई है पावर डिवीजन वालों की, कि आप लोग चाहते हैं कि आपकी पॉलिसी है क्या, कभी आप कोई बात करते हैं कभी कोई बात करते हैं। केयर टेकर्स आए, उन्होंने पावर कंपनीज की जो आउटसोर्सिंग है उसकी बात की। PDM 1 ने भी उसको कहा कि हम सूबों को देंगे, PDM 2 ने आगे फिर कह दिया कि हम सूबों को हैंड ओवर करना चाह रहे हैं। तो इस पर बहरहाल इन्होंने अब अश्योरेंस दी है IMF को कि हम इसको आउटसोर्स ही करेंगे, हम सूबों के हवाले नहीं करेंगे। अब ये पहला पॉलिसी रिवर्सल है ऑन पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं शहबाज शरीफ साहब, कि उन्होंने आते जो फैसला किया था और कमेटी बनाई थी, और कमेटी की सदारत भी उन्होंने कहा था मुसद्दिक मलिक साहब को करने को, जो एनर्जी मिनिस्टर है, कि आप इस पर देख लें। तो अब इन्होंने IMF को अश्योर कर दिया है कि नहीं, हम सूबों के हवाले नहीं करेंगे, हम इसकी जो मैनेजमेंट है वो आउटसोर्स करेंगे। इसके ऊपर 2 ऑब्जर्वेशंस थी IMF की। एक तो ये कि उन्होंने कहा जी अगर आप वफाक से उसका कंट्रोल निकाल के इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का आप सूबों को दे देते हैं तो उससे तो इनका तो प्रॉब्लम एफिशिएंसी का है, तो उससे एफिशिएंसी तो इंप्रूव नहीं होने जा रही ना। तो सूबे के पास और वफाक के बाद तो नुकसान तो उसी तरीके से रहेंगे। आप इसके एग्जाम्पल ऐसे कामरान ले लें कि इस माली साल में जो 2 बड़े हेड्स हैं, जो इनकी नालायकी होती है पावर सेक्टर की और हुकूमत की नालायकी होती है, जो भी हुकूमत वक्त होती है, जो लाइन लॉसेज हैं उसकी मद में खसारा कितना है और बिजली की जो बिलों की रिकवरी है उसकी मद में खसारा कितना है, ये दोनों हेड्स का मिला के तकरीबन 590 अरब रुपया अभी भी इन्होंने रखा हुआ है कि इसकी मद में इतना खसारा, ये तो खुद मान रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने जो एक कैंपेन भी जो लॉन्च की एंटी थेफ्ट वाली, उसके बावजूद ये चीज़ें इंप्रूव नहीं कर रही। दूसरी IMF की इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन ये थी कि इसकी आप जब ये प्राइवेट सेक्टर को इसको हवाले कर देंगे इसकी मैनेजमेंट, तो उसके जो बेनिफिट लेगा प्राइवेट सेक्टर, जो उनका नेचुरली एक राइट होगा, जब इसकी मैनेजमेंट करेंगे तो वो कॉस्ट तो लेंगे ना। उन्होंने कहा इसकी वजह से पावर टैरिफ में इंक्रीज हो सकता है, तो जब ये इंक्रीज होगा, जो पहले भी आप बात करें, तो उसका जो है सारिफ के ऊपर कितना इंपैक्ट आएगा। तो मतलब अल्टीमेटली आवाम के लिए कोई उस तरह से अच्छी खबर नहीं है। आई थिंक यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि IMF जाहिर है कि जब ये डिस्कशन हो रही है तो पावर सेक्टर की, तो पावर सेक्टर के अंदर आपको पता है कि जो चाइनीज कंपनीज हैं उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इनफैक्ट पाकिस्तान में जब लोड शेडिंग उरूज पर थी तो जो चाइना ने आके बिजली घर लगाए उसकी वजह से पाकिस्तान में लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। अब इसके हवाले से भी IMF ने कुछ अहम बात कन्वे की है, पैगाम कन्वे किया है हुकूमत पाकिस्तान को, जो IPPs हैं जो चीन ने लगाए हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, सो फार अच्छी खबर ही आ रही है, दो के हो सकता है कि इमीडिएटली आवाम के लिए तो कोई रिलीफ नहीं है। बिफोर इसके कि हम जो चाइनीज़ IPPs के हवाले से IMF का क्या टेक है उस पर बात करें। ये जो कैंपेन अभी भी जारी थी, या केयर टेकर जब गवर्नमेंट थी तो उसमें आर्मी भी इन्वॉल्व हुई थी कि बिजली की चोरी को रोका जाए, तो उसके हवाले से भी जो IMF है बड़ा स्केप्टिकल है। उनको लगता है कि इससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला। देखिए, उसमें अगर आप नंबर्स में देखें तो जो इनकी रिकवरी है, ये कहते हैं कि जो नेपरा जो अलाउ करता है 100% रिकवरी के ऊपर टैरिफ डिटरमाइन करता है। तो इनका ये दावा ये है कि इस रिकवरी के बाद जो इनकी कैंपेन चली है, कोई 92% तक हमारी रिकवरी है, जो पिछले साल 91%, 1% से इजाफा हुआ है। ये इनका दावा है। अब किस हद तक ठीक है, किस हद तक गलत है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक इनके जो नंबर्स हैं वो तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कोई इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनको बेनिफिट नहीं हुआ। और यही पॉइंट IMF का था इन डिस्कशन के दौरान कि इस तरह के जो मेजर्स होते हैं एंटी थेफ्ट कैंपेन के, ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म तो आपको बेनिफिट देते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म में इन मेजर्स का कोई फायदा, चोरी को रोकना तो है ना,
कोई चोरी को रोके, बट दैट कैन नॉट बी द ओनली पॉलिसी ना, कि आप चोरी रोक रही है तो फिर आगे कैसे बढ़ रही है? अगर आपने किसका मीटर का कनेक्शन जो है वो काट दिया है तो फिर कैसे दोबारा चोरी हो रही है? मेरी इत्तला ये कि बल्कि लाहौर जैसे शहर में अभी भी ये काम हो रहा है कि अगर कोई डिफॉल्टर होता है, उसका पुराना कनेक्शन कटता है और नए नाम के ऊपर या नए नंबर के ऊपर उसको एक और कनेक्शन वो ले रहा है। ये सिलसिला रुका नहीं है। तो इसका हल IMF ने इनको ये बताया है कि आप जो डिजिटली मॉनिटर करें तमाम फीडर्स को, जिससे आप चोरी की रोकथाम कर सकते हैं। ये जो इस तरह की एंटी थेफ्ट कैंपेन्स होती हैं, इसे आप क्रैकडाउन कर लिया, पकड़ लिया, फिर दोबारा उसने पैसे वैसे दिए, ये IMF ने नहीं कहा, मतलब जो यहाँ पे चलता है पैसे वैसे देके उसने फिर अपना कनेक्शन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन या हमारे जो कंपनीज हैं, हमें भी पाला पड़ता रहता है। आई थिंक इतनी करप्शन है कि आप सोच नहीं सकते। मीटर लगवाने का एक रेट है, लगवाने के लिए और सब कुछ, तो यही उनका ख्याल है। और दूसरे जो उनका एक ऑब्जेक्शन ये आर्मी की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से कि जब इस किस्म के आप सेटअप खड़े कर देते हैं तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उस पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का, उसका जो बोर्ड होता है, उसकी जो अहमियत है और उसकी जो अथॉरिटी है वो अंडरमाइन होती है। तो इसलिए वो इन्होंने यही रिकमेंड किया हुकूमत को कि आप ये शॉर्ट टर्म मेजर्स, एडहॉक मेजर्स की बजाय लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मेजर्स लें, जिससे उनका मतलब ये है कि आप इसकी मॉनिटरिंग डिजिटली करें। आप तमाम फीडर को जब मॉनिटर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहां चोरी हो रही है और कहां नहीं। और दूसरा ये चीज है कि जिस फीडर में चोरी हो रही है या जहां पर लोग बिल नहीं देते, तो आप सजा फिर उन्हीं लोगों को दें, उन लोगों को ना दें कि जो बिल अपना पूरा अदा करते हैं। आप कलेक्टिव पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है अभी भी हमारे यहाँ चल रहा है। तो अब देखें, IMF के साथ जब पहले भी बातचीत होती थी तो वो कहते थे कि CPEC और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उन्हें खटकता है। तो इस दफा भी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं तो IMF अब ये कह रहा है कि आप कोई फर्दर एलोकेशन नहीं करेंगे, जो IPPs को, चाइनीज IPPs को हमने पैसे देने हैं। और आपको पता है कि एक बहुत बड़ा इस बजट में एक बहुत बड़ा ये आउटस्टैंडिंग इशू है विद चाइना, दो कि हमारा ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन इस मामले को लेकर के वो हमसे काफी नाराज हैं, दो कि पब्लिकली इतना वो नहीं कहते बट प्राइवेटली दे हैव सीरियस कंसर्न्स ओवर इट। तो इसके हवाले से IMF को क्या इतराजात हैं, वो क्या चाहते हैं कि क्यों हम एडिशनल फंड्स? देखिए, IMF ने तो एक सिंपल से सवाल ये किया है कि आपको याद है कि पिछले दिनों मैंने खबर की थी कि जो पावर सेक्टर के जो चाइनीज IPPs हैं उनके जो बकाया जो हुकूमत पाकिस्तान ने उनको अदा करने वो 493 अरब रुपए तक पहुंच चुके। ये रैकेट नंबर है और इसमें सिर्फ जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी और उसमें एक महीना PDM का भी था, उनके टाइम फ्रेम में टोटल 7 माह में इसमें कोई 77% इंक्रीज हुआ है। और ये सस्टेनेबल नहीं है। ये पावर प्लांट जो है वो कोयला भी खरीद नहीं सकते, इंपोर्टेड जो फ्यूल होता है उनके इतने सीरियस इश्यूज आ चुके हैं। तो चाइनीज अब इनसे ये कह रहे हैं कि आप हमें एक प्लान दें कि आप ये पैसा हमारा कैसे सेटल करेंगे, आप अभी तक कर नहीं पा रहे। हुकूमत ने बजट में रखा हुआ है सिर्फ 48 अरब रुपया, जिसमें भी वो एट बेस्ट आप मैक्सिमम 4 अरब रुपया पर मंथ आप दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे रहे। तो इनको IMF ने पूछा ये था हुकूमत से कि क्या आप उनके लिए कोई एडिशनल बजट एलोकेट कर रहे हैं उनकी ड्यूज को सेटल करने के लिए। तो हुकूमत ने उनको बता दिया, ये यकीन दहानी करवा दी है कि हम कोई इजाफी पैसा उनको जारी नहीं करने जा रहे। इसका मतलब ये है कि अगर ये 493 अरब है, जिसमें हर महीने ये जनवरी तक का नंबर है, फरवरी में भी इजाफा हुआ होगा, मार्च में भी इजाफा हो रहा है, इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। जो एक्चुअल उनको पेमेंट होगी वो 48 अरब साल की होगी, जिसमें उनको मेरा ख्याल आप कह लें कोई 24 या 30 अरब रुपये अब तक उनको मिल चुका होगा। बाकी तो उनकी इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं। चाइनीज अब काफी हद तक इससे परेशान है और हमने पहले प्रोग्राम में जिक्र भी किया था, जब हुकूमत ने उनसे $600 मिलियन का अगला कर्जा मांगा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी पहले हमें प्लान दें कि आपने हमारा जो चाइनीज पावर प्लांट्स उनकी ड्यूज कैसे सेटल करने हैं, तब हम आपको अगला कर्जा देंगे। ये एक आउटस्टैंडिंग इशू है। इसको IMF उस तरीके से मानता तो नहीं है कि हमने इसके हवाले से हमारी कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट इस तरह की उनकी जो क्वेश्चनिंग होती है उसे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये जो है मामला ये काफ़ी संजीदा है। इसके ऊपर IMF कहा यह जाता है कि IMF खुद तो नहीं, इसके पीछे अमेरिकन हैं जो IMF से ये चीज़ करवाते हैं कि इस चीज़ को टाइट रखना है। और एक और जो चीज़ दोबारा वो रेज कर रहे हैं कि जो आपके पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं उनको रीओपन करने की बात करें। सिर्फ चाइनीज़ की बात नहीं कर रहे, वो ओवरऑल बात करते हैं, उसमें चाइनीज़ ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। और वो चाइनीज के लिए तो आपको पता है कि माजी में भी कोशिश की, रेड लाइन है, वो तो नहीं करना चाहते, उसकी तरफ वो आने को तैयार नहीं है। तो हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं है। अभी तक तो लग ये रहा है कि हमारा जो टिल्ट है वो टूवर्ड्स वेस्ट है और यही आप देख रहे हैं चीजें कि बहुत सारी चीजें आपको स्मूथ होती हुई नजर आ रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इतनी परवाह भी करेगी। आपको पता है कि जो पहले आई थिंक शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर बने, तो जो पहले एम्बेसडर थे अगर फॉरेन जो मिले
तो गालिबन वो चाइनीज़ ही एम्बेसडर थे। तो ये भी आपको पता है कि ऐसा नहीं है। और जो दफ्तर खारजा के अंदर जो इनिशियल असेसमेंट्स और जो ब्रीफिंग्स हुई हैं तो उसमें भी अमेरिका के हवाले से तो ऑब्वियसली बात की है कि हम तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात हमें बेहतर रखने चाहिए, लेकिन एक राय बल्कि ये असेसमेंट यही है दफ्तर खारजा की कि चाइना का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से हमारी माजी में मदद करता रहा है अभी भी हमारी मदद कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि बावजूद इसके कि ठीक है हम अपेरेंटली अभी वेस्ट की तरफ हमारा टिल्ट है, बट ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म हमारे आप इंटरेस्ट देखें तो यू कैन नॉट डिनाई और इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ चाइना। तो ये आई थिंक आई एम श्योर कि जो पाकिस्तानी डिसीजन मेकर्स हैं उनको भी ये पता होगा। लेकिन कामरान ये चीज़ पॉलिसी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। जिस तरीके से ट्रीटमेंट दी जा रही है, अगर आपने उनके हुकूमत पाकिस्तान 2015 के जो एग्रीमेंट है उसकी वायलेशन में है इस वक्त, और माहिदा ये था कि चाइनीज़ पावर प्लांट्स जो है वो सर्कुलर डेट से अफेक्ट नहीं होंगे। हाल उसका ये निकाला था कि जितनी भी चाइनीज़ की इन्वाइसेज होती हैं, अगर 100 रुपये की इन्वाइस होती है उसमें से एस्टिमेट है कि 21 से 22 रुपया नुकसान में जाता है। बहुत सारे फैक्टर, चोरी है, लेस रिकवरी है, बाकी प्रॉब्लम्स हैं जो पावर सेक्टर की। तो उसका हाल ये निकाला था कि एक फंड बनाया जाएगा और उसमें 21% के बराबर पैसा रख दिया जाएगा। आज तक हुकूमत पाकिस्तान ने वो फंड नहीं बनाया और 21% के बराबर नहीं रखा पैसा, बल्कि मंथली 4 अरब रुपया देते हैं वो। और 4 अरब देने के बावजूद जिसकी वजह से उनकी जो टोटल जो जितनी वो बिलिंग करते हैं चाइनीज पाकिस्तान को, उसका 89-90% का भी 92% भी हो जाता है। तो 10 से 12 रुपए ऑन एन एवरेज अभी भी हर महीने सर्कुलर डेट में चाइनीज के जो है वो ऐड हो रहे हैं। तो हुकूमत जितनी मर्जी बड़ी बड़ी बातें करती रहे कि चाइना से दोस्ती है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, लेकिन एज सच कोई मुझे तो नहीं लगता कि इनकी कोई पॉलिसी। बट नाज़रीन, एक और जो इशू वो है वो टैक्सेशन वाली साइड का है। उसके हवाले से भी 2 से 3 मीटिंग्स हुई हैं IMF की। हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक तो कोशिश की है कि वो जो IMF को वो कन्विंस कर सकें कि उनके जो अहदाफ है वो हासिल हो जाएंगे और कोई नया मिनी बजट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। IMF के कुछ क्वेश्चंस थे कि आपकी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो लो जा रही है और आप इसको कैसे इंक्रीज करेंगे। खास तौर पर उनका जो एक कंसर्न सामने आया है वो टैक्स बेस के हवाले से है कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर जो हुकूमत ने खुद IMF से कहा था तकरीबन 10 लाख हम उसमें इजाफा करेंगे पिछले साल के मुकाबले में, वो इफेक्टिवली 41 से 42% कम हो चुका है। चेयरमैन FBI ने जस्टिफिकेशन देने की कोशिश तो की कि पिछले साल के इसी दिन के मुकाबले में ये इतने 5 लाख ज्यादा है, बट वो जो जस्टिफिकेशन थी कामरान वो इतनी उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। ये एक एरिया है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ इस स्टेज पे कोई बड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ये आगे जाके एक बड़ा इशू बनने जा रहा है। एक और जो चीज़ IMF ने टैक्सेशन के हवाले से हुकूमत को रिमाइंड करवाई है कि जो टैक्सों में जो छूट आपने दी हुई है वो आपको विड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ अगले बजट के लिए है। और सैलड के हवाले से मैंने पूछा है, उन्होंने कहा जी ऐसा कोई बात हुई नहीं अभी तक सैलड। लेकिन आई थिंक ये वो तमाम मामलात हैं कि जब पाकिस्तान एक एक्सटेंडेड प्रोग्राम नेगोशिएट करेगा तो ये इश्यूज ज़रूर सामने आएंगे। यहाँ पे ब्रेक लेंगे। जैसे शहबाज ने जिक्र किया कि हुकूमत बातें तो बड़ी बड़ी करती है, तो जब पहले भी PDM की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब बड़ी बड़ी बातें करते थे खर्चे बचाने का, किफ़ायत शारी का, तो एक दफ़ा फिर बुलंदो बाग दावे किए गए हैं और एक और कमेटी बना दी गई है कि कैसे हुकूमती अखराजात को कम किया जाए। ये कमेटी क्या कुछ कर पाएगी, इसका क्या मैंडेट है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हालिया सालों के अंदर आप देखें कि जो भी नई गवर्नमेंट आई, PMLN की हो, तहरीक इंसाफ की हो, एक बात आपको उनमें मुश्तरक नज़र आती है और वो ये होती है कि जी हमने पाकिस्तान के जो मौजूदा मुआशी हालात हैं अपने अखराजात कम करने हैं। अगर आपको याद हो अगस्त 2018 के में जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो कैसे इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने की बात की, गवर्नर हाउस को बेचने की, दीवारें गिराने की और फिर जो पुरानी गाड़ियां बेचने की और वहाँ पर जो भैंसें और जो कट्टे वट्टे थे उनको बेचने की बात की, ताकि दुनिया को या पाकिस्तान के अवाम को ये पैगाम जा सके कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं बड़े संजीदा हैं और सिंसेयर हैं ताकि अपने वो अखराजात कम करने में। अब इंटरेस्टिंगली जब शहबाज शरीफ साहब PDM की गवर्नमेंट थी उस वक्त आए, हमने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस किया, उस वक्त भी एक कमेटी बनी थी और बाकायदा उन्होंने आई थिंक नेशनल TV पे आकर वो तमाम जो इकदाम थे उनका ऐलान किया था कि देखें जी कैसे हुकूमत जो है अपना अब पेट काट रही है क्योंकि सबको कुर्बानी देनी है। अब जब वो पहले भी रिकमेंडेशंस मौजूद थी, सब आपको पता है, एक और 10 रुकनी कमेटी 7 रुकनी कमेटी शहबाज शरीफ साहब ने बना दी है कि वो सजेस्ट करे कि कैसे जो हुकूमती अखराजात हैं उनको कम किया जाए। अब ये कितनी कमेटियां हमने बनानी है, हमें तो पता तो है कि कहाँ कहाँ खर्चे हो रहे हैं, स्टेप्स लेने चाहिए, फिर कमेटी खेल रहे हैं हम।
देखिए जब ये कमेटी बनी तो मैंने किसी कंसर्न बंदे से पूछा, मैंने कहा कितनी संजीदा है इस दफा को, बड़ी संजीदा। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैंने कमेटी के इसका नोटिफिकेशन देखा, उसका TORs मैंने देखे तो लगा कोई संजीदगी का कोई लेवल कोई इतना ज्यादा नहीं है। कामरान ये 7 रुकनी कमेटी है। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जो है डॉक्टर जाजिब खान, वो इसके चेयरपर्सन है। सेक्रेटरी फाइनेंस इसके मेंबर है। सेक्रेटरी जो हैं वो इसके अलावा कैबिनेट के हैं, और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज के हैं राशिद लंगरियाल साहब, उनको बाय नेम इस कमेटी में रखा गया है। अब राशिद लंगरियाल साहब इंटरेस्टिंगली इससे पहले सेक्रेटरी पावर थे, और जब सेक्रेटरी पावर थे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि पावर सेक्टर के क्या हालात हैं, तो वो इस कमेटी का मेंबर है। 3 उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से लिए हैं। जो मेरे लिए एक सरप्राइजिंग इसके अंदर एडिशन लग रही है वो डॉक्टर कैसर बंगाली। तो मुझे तो इस कमेटी में वही मतलब मैं किसी दूसरे के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहा, बट एटलीस्ट उनका बड़ा क्लियर हेडेड जो है। और लास्ट टाइम हमने उनको प्रोग्राम में भी लिया था जब इसी किस्म की कमेटी में उनको मेंबर बनाया गया था, तो उनका तो बड़ा क्लियर इसके ऊपर व्यू है। तो दूसरे मेंबर है नवीद इफ्तिखार हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करते हैं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब हैं, वो एनालिस्ट भी और मीडिया में भी काम करते हैं। तो ये कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन है। मुझे नहीं लग रहा कि ये कमेटी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकेगी। इसके अगर TORs भी देख लें तो 4 TORs हैं। एक तो ये कि माजी में आज तक जितना भी काम हुआ ऑस्टेरिटी, बहुत सारी कमेटीज बनी है, उनका काम को इन्होंने रिव्यू करना है। फिर दूसरा इनका जो मैंडेट है वो ये है कि जो प्रोग्रेस अभी तक हो चुकी है उसको कैप्चर करेंगे। और तीसरा ये कि जो सिफारिशात माजी में ऑस्टेरिटी कमेटी के हवाले से दी गई थी उसको जो इम्प्लीमेंट हो गई ठीक, जो नहीं हुई उसका टाइम फ्रेम दें। और चौथा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये रिव्यू करेंगे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का, पेंशन्स का और वेज बिल का। ये जो कमेटी का मैंडेट है, अगर इसका जो TOR है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको ऑथोराइज किया है, अगर इसको आप नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस साल का जो बजट है वो 14,400 अरब रुपए का, जो वैसे एक्सीड करेगा, बट अभी तक 14,400 अरब रुपए का बजट है। इस कमेटी के मैंडेट में हार्डली 2,400 अरब रुपए आता है। अब 2,400 अरब रुपए का तो इसका स्कोप है जो कुल बजट का कोई 16% बनता है। अब 16% बजट में से ये कितना काट लेंगे, कितनी रिकमेंडेशन दे देंगे, इसमें अच्छा खासा जो रकम एक होती है वो तनख्वाहों की होती है, बाकी चीज़ों की होती है। तो 16% के 2%, 3% ये सेव कर लेंगे। क्या इससे पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा? क्या हम ये जो कमेटी बुला के इसके ऊपर जो खर्चा करेंगे क्या वही रिकवर कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान के 2 ही बड़े खर्चे हैं। एक दिफा है आपका, जो बजट का तकरीबन 25 से 20% उसकी एक रेशियो होती है स्टेटेड और दूसरा सारे मिला के। दूसरा बड़ा खर्चा जो है, जो सबसे बड़ा खर्चा है, वो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी, वो इसके मैंडेट में शामिल नहीं है। मुझे खुशी होती है देख के अगर ये कमेटी बनती है और इसके TOR में होता कि जो पब्लिक डेट है उसकी रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। तो अगर एक डॉक्टर कैसर बंगाली के मेंबर बने, उनका एक बड़ा एक स्टेटेड ओपिनियन भी रहा है कि जो नॉन कम्बैटेंट आपके जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं और जो कैंटोनमेंट्स हैं उनके बकौल वो बंद हो जाने चाहिए। ये अंग्रेज राज की निशानी है। अब कैंटोनमेंट की उस तरीके से पाकिस्तान में जरूरत नहीं है। तो वो चीज़ें तो सारी इसके स्कोप में नहीं है। तो कमेटी बना दी। अब कमेटी जो है अपनी सिफारिशात भी 1 हफ्ते में दे पाती है या दे भी देती है, उसकी कितनी इंप्लीमेंटेशन होगी? मेरा ख्याल एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म साहब ने वक्त का ज़िया किया है। वक्त का ज़िया किया है। और इसमें जो इम्पोर्टेंटली क्या इसके जो कमेटी है इसका ये मैंडेट भी नहीं है। देखें हमारा जो अखराजात जिस तरह से बढ़ रहे हैं, आपने चलें 2 दिफाई बजट और इंटरेस्ट पेमेंट्स की तो बात की, जो सबसे बड़ा एक और जो प्रॉब्लम और बड़ा सिवियर प्रॉब्लम होता जा रहा है, लोग वार्न कर रहे थे, वो आपकी पेंशन्स हैं। वो भी एक ऐसा मामला है कि जिसको आई थिंक लॉन्ग टर्म हल करने की जरूरत है और खुद गवर्नमेंट की इसकी तरफ इशारा दे रही। तो क्या इस कमेटी का मैंडेट है कि इसके हवाले से वो काम करें? पेंशन इसमें शामिल है ना। पेंशन के साल का बजट है 801 अरब रुपया। उस 801 अरब रुपए में से 70% जो है या 563 अरब रुपया वो मिलिट्री की पेंशन है। तो ये उसके बारे में तो ये कुछ नहीं कर सकते, इनके प्रीव्यू में नहीं आता। मैंने फिर भी शामिल करके 16% बताया आपको। इस वक्त पेंशन में इस्लाहात की जरूरत है। इस वक्त इस बात की जरूरत है फ्यूचर के लिए तो ये कर सकते हैं। जैसे वो स्कीम की बात हो रही है कि वो जो पेंशन है वो कौमी खजाने से ना जाए, कि जिस तरह से ऐसा जो मतलब चले जो केपी में हुआ है, पंजाब में हुआ है, उन्होंने फंड्स बना दिए हैं, उस साइड पे जा सकते हैं। लेकिन इसमें अब देखने वाली चीज ये है, ये TORs में एक्सप्लेन इन्होंने नहीं किया हुआ कि जब पेंशन की बात कर रहे हैं तो क्या ये मिलिट्री पेंशन की बात करें या सिविलियन पेंशन की बात करें? सिर्फ सिविलियन है वो तो 30% है, वो तो आपका 250 अरब रुपया, उसमें कितना ये काट लेंगे? ये तो अभी काटने वाली बात नहीं है, तो फ्यूचर की बात हो रही है ना। देखिए जो एम्प्लॉइज हायर हो चुके हैं और जिनको आपने लेटर दे दिए हैं उनकी तो आप टर्म्स आप चेंज नहीं कर सकते पोस्ट हायरिंग। ये जो भी काम पेंशन के हवाले होगा और होना भी चाहिए वो फ्यूचर के लिए होगा। उसमें कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन का कॉन्सेप्ट है, उसमें डायरेक्टरी पेंशन का भी कॉन्सेप्ट है। तो अगर उस साइड पे चले जाते हैं तो यहाँ पे फॉर फ्यूचर पर्पसेज ये काम बेहतर कर सकते हैं, हो सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे इसमें कोई ऑप्टिक्स के एतबार से ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। अल्टीमेटली आई थिंक आपके जो अखराजात हैं
अगर जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और ख़ास करके जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं इतना सीरियस अब जो इशू बनता जा रहा है, तो आई थिंक उस सूरत में इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है। जब हमारी आमदन में इजाफा होगा तो यकीनी तौर पर फिर बाकी जो मसाइल हैं वो भी कदरे कम मुश्किल होंगे हमारे लिए। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे। जब मसाइल की बात कर रहे हैं तो सिक्योरिटी के हवाले से आज शुमाली वज़ीरिस्तान से कोई अच्छी खबर नहीं आई, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सिक्योरिटी अगेन हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, दो के हमने हालिया सालों में बहुत ज़्यादा उसमें कामयाबियां हासिल की, लेकिन अफगान तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद दहशतगर्दी क्लियरली एक दफ़ा फिर सर उठा रही है। और आज शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में कम अज़ कम जो 7 पाकिस्तानी फ़ौजी एहलकार हैं, जिनमें 2 अफसरान भी शामिल हैं, एक लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और एक कैप्टन हैं, वो शहीद हुए हैं। और ये वाक़या जो ISPR के मुताबिक आज सुबह हुआ, जब एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट के ऊपर दहशतगर्दों ने पहले बारूद से भरी जो गाड़ी है वो टकराई, उसके बाद फिर मल्टीपल जो सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई और उसके बाद इनकाउंटर भी हुआ। और उस इनकाउंटर के नतीजे में जो ISPR कह रहा है कि कम अज़ कम जो 6 दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं। अब ये एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन है गिवन द फैक्ट कि जो हालिया जो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामला चल रहे थे, तो आखिरी जो खुदकुश हमला है पाकिस्तान में वो दिसंबर में हुआ था और कहा यह जा रहा था कि शायद बिहाइंड द सीन जो कुछ एफर्ट्स हो रही हैं, अफगान तालिबान TTP के ऊपर कुछ दबाव डाल रहे हैं, तो उसका नतीजा है कि कुछ जो वायलेंस में वो कमी हुई है। लेकिन अब ये दोबारा से इतना बड़ा वाक़या होना, जब हम प्रोग्राम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक हमें ये तो नहीं पता कि इसकी जिम्मेदारी किसने कबूल की है, लेकिन वी कैन अस्यूम द लाइकली सस्पेक्ट TTP या उससे जुड़े दूसरे जो ग्रोह हो सकते हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन है। एंड डोंट फॉरगेट कि ये उसके एक दिन बाद हुई है जब कल GHQ में प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लेकर गए थे, उनके साथ काबीना के अहम अरकान मौजूद थे, सिक्योरिटी के ऊपर बड़ी तफसील से बातचीत हुई और उसके बाद फिर इस वाक़े का होना यकीनी तौर पर यह शो करता है कि जो दहशतगर्द हैं वो तो आई थिंक पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। सो वी हैव टू चेंज आवर स्ट्रेटजी। आई डोंट नो। कामरान, देखिए इसमें 7 फौजियों की शहादत हुई, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल है, कैप्टन है, 5 सिपाही हैं और 17 शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। और ये खुरासान डायरी जो है उनकी तरफ से एक अपडेट भी है और एक ग्रुप का भी उन्होंने नाम लिया कि जिसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। इस पे सवाल अब ये पैदा होता है कि अभी हम जैसे बजट की बात कर रहे थे, पाकिस्तान का तकरीबन 1/4 बजट जो है वो हम दिफा के ऊपर देते हैं और ये जो दहशतगर्दन की जो एक्टिविटीज़ हैं ये एक मखसूस एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड है लार्जली। ये एक सक्सेस एटलीस्ट है कि उसको KP के अंदर भी एक मखसूस एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड है। बट ये सवाल अब यहाँ पे ये पैदा होता है कि आखिर कैसे हम अभी तक इनको ख़त्म नहीं कर सके, इतने रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए। आपको पता है जो माजी में ऑपरेशंस हुए, आबादियों की आबादियाँ उन्होंने खाली करवाई, एक लोकल महाजरीन यहाँ पे पैदा हो गए, उनको रीसेटलमेंट का खर्चा, फिर फौज के ऊपर खर्चा, और ये कितने होंगे एट बेस्ट 50,000 25,000 मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरा ख्याल कोई जरूरत पड़ेगी या कि स्ट्रेटजी को रिव्यू किया जाए। इंटरनल या इस तरह की गुरिल्ला वॉरफेयर आप उसे कह लें, या जिसमें आप खुद कुछ हमले भी करते हैं, ये चीज़ देखें ना, ये चीज़ साबित हुई कि अमेरिका और इतनी जो गैर मुल्की अफवाज अफगानिस्तान में मौजूद थी 20 साल, वो अफगान तालिबान को शिकस्त नहीं दे सके क्योंकि ये टैक्टिक्स ऐसी होती हैं। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान ने आई थिंक जो दहशतगर्दी के खिलाफ, आपको अच्छी तरह से याद है कि एक वक्त था कि जब पाकिस्तान में इस्लामाबाद, कराची, लाहौर ये महफूज नहीं थे। अब कम अज़ कम आप वही कह रहे हैं कि ख़ास एक एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है, KPK के कुछ इलाके हैं या बलूचिस्तान में सेटल्ड एरियाज़ में या अर्बन एरियाज़ में अब उनकी उस तरह से पेनिट्रेशन नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। आई थिंक उसमें जो एक कंट्रीब्यूशन है वही जो अफगान तालिबान की वहाँ पर वापसी हुई है, और जो हमारी तवक्कुआत थी बिल्कुल उसके बरक्स हो रहा है कि शायद हमारा ख्याल था कि अफगान तालिबान के आने के बाद सिक्योरिटी के हालात बेहतर होंगे, वो बेहतर क्या हुए कि वहाँ पर उनको मजीद आज़ादी मिली। वो TTP हो या जो दूसरे ग्रोह हों, उन्होंने इम्बोल्डन फील किया कि अगर अफगान तालिबान शिकस्त दे सकते हैं अमेरिका को और गैर मुल्की अफवाज को, तो हम पाकिस्तान को भी शिकस्त दे सकते हैं। एक ये फैक्टर है आई थिंक। और दूसरा हमारी अपनी भी कोताहियाँ हैं कि जब हम ये जो हमारी असेसमेंट ही गलत थी कि अफगान तालिबान अगर इक़्तिदार में आएंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे, उसको आई थिंक वो देखने की ज़रूरत है कि जब हमने सैकड़ों की तादाद में TTP के लोगों को छोड़ा मुज़ाकरात की आड़ में, फिर बहुत से लोगों को पाकिस्तान वापस भी आने दिया। आई थिंक वो एक ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट था कि जो हमने इतने सालों में जो गेन किए थे
वो शायद अनडू हुए और और अब हम उसको हमारे जो फौजी शहीद हो रहे हैं उनकी जानें जाया जा रही, हमारे जवान हैं, उनकी फैमिलीज हैं, ये एक बड़ा ही एक अफसोसनाक चीज होती है। शहादत उनका एक वो इसकी हमेशा वो विश भी करते हैं, वो सारी चीजें अपनी जगह पे, और इसका मतलब जितना भी रिगार्ड किया जाए उतना ही कम है। लेकिन वो जो इसमें जो फैक्टर्स थे जो इन्वॉल्व थे इन लोगों को पाकिस्तान वापस लाने में और उनकी रिहैबिलिटेशन में, कम से कम उनका तो कुछ थोड़ा बहुत उनकी अकाउंटेबिलिटी हो जाए कि कैसे रियासती पॉलिसी चेंज हो जाती है। वही वाली बात है कि हमारी विशफुल थिंकिंग है, होना बिल्कुल चाहिए। आई थिंक हम अक्सर ये करते हैं ना कि जो अकाउंटेबिलिटी को आमतौर पर बड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि शायद फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर ही करते हैं, अकाउंटेबिलिटी फैसलों की भी होनी चाहिए, जो कि हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, क्योंकि ना उसकी जो इम्प्लीकेशंस बहुत सीरियस होती हैं। और उसमें अब देखें जो कम से कम एक उसके अंदर सिल्वर लाइनिंग ये है कि जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है वो एटलीस्ट दे आर ऑन द सेम पेज। कल जैसे हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब GHQ गए, उनको बाकायदा तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उनके साथ वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ख़ारजा, फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ पे मौजूद थे, और जो सदारत की कुर्सी थी उस पर शहबाज शरीफ मौजूद थे GHQ के अंदर। और उसके बाद जो ISPR की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया उसमें जो की एक हाईलाइट थी उसमें यही था कि सिविल और जो मिलिट्री लीडरशिप है उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जो पाकिस्तान के मफादात हैं उनको अपहोल्ड करने के लिए और एक खुशहाल और महफूज पाकिस्तान के लिए वो मिल करके काम करेंगे। अब देखते हैं कि ये जो सेम पेज माजी में भी हमने देखा कि रहा है, तो ये सेम पेज किस हद तक आगे जारी रहता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पावर डायनामिक्स हैं वो बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। और ये जो इमीडिएट चैलेंज है दहशतगर्दी का, खास करके जो आज का भी वाकया हुआ है, इसमें आई थिंक हमें स्ट्रेटजी बदलने की भी ज़रूरत है और ये देखने की भी ज़रूरत है कि हम जो अपनी कैजुअल्टीज़ हैं उसको कैसे मिनिमाइज करें और साथ ही इन दहशतगर्दों को भी न्यूट्रलाइज करें। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।